धनंजय आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कुमार रौनक आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जेपीएससी का नोटिफिकेशन आज आ चुका है और कुल लगभग 350 पद है, जिसमें से जो खास बात है वो ये है कि लगभग 207 पद किसके एसडीएम के हैं। मतलब आप समझिए कि ज्यादा आधा से भी ज्यादा क्या है, एसडीएम का पद है। और आप अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो बहुत संभावना है कि आप एसडीएम बनेंगे। थोड़ा सा बच भी गए तो आप डीएसपी बन जाएंगे। तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को। बिहार में हम लोगों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अपनी पैठ जमाई है, हमने रिजल्ट दिया है और उसी आधार पर हम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी बैच को लॉन्च करने जा रहे हैं। आज इस यूट्यूब के ये आप सेशन में मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूंगा, क्योंकि रणभूमि में उतरने से पहले आपको जरूरी है कि आप रणभूमि के नियमों को जाने, अपने अस्त्र शस्त्र को पहचाने और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस चीजों को धार देना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या सिलेबस है। सिलेबस को खंडवार आपको समझना होगा। चलिए उसी सिलसिले में मैं आगे बढ़ता हूं और सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस को। तो आपको जैसा कि पता है, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले तो एक पीटी होता है, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसके मार्क्स आपके मेरिट में तो नहीं जुड़ते हैं, मगर वो आपके लिए एक हॉल टिकट का काम करता है मेंस के लिए। और उसके बाद आपके मेंस का सिलेबस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पीटी आपको पता होना चाहिए, झारखंड का थोड़ा स्पेशल केस है। 400 नंबर का आपका क्या है, पीटी का ही एग्जाम है। और इस 400 में भी 200 जो है वो तो आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी कमीशन की तैयारी करते हैं तो वो 200 का जीएस जो है वो तो लगभग सामान्य ही रहता है, जिसमें भारत का भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी ये सब होता है। मगर यहाँ जो स्पेशल बात है वो 200 सिर्फ झारखंड स्पेशल से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप इस 200 वाले पेपर को अपने बस में कर लेते हैं तो बहुत संभावना है कि आपका पीटी यहीं से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बाकी क्या है, ऊपर के जो 200 हैं वो तो सामान्य है, चाहे ये यूपी का लड़का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे बिहार का हो, वो सबके लिए बराबर ही तैयारी होता है। तो ये 200 जो झारखंड स्पेशल है, इस पे आपको फोकस करना है और हमारी टीम आपके लिए बैचेस भी लाएगी। लेकिन आज जिस सिलसिले के लिए हम जुड़े हैं वह है सिलेबस को समझने के लिए। चलिए सबसे पहले सिलेबस को देखने का प्रयास करते हैं। तो पीटी के सिलेबस को देखें तो सबसे पहले मैंने जैसा कि कहा पेपर 1, तो पेपर 1 में सीधा लिखा हुआ है कि जीएस। और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की एक अच्छी बात है कि उन्होंने सिलेबस को बिल्कुल ही बाइफरकेट कर दिया है, कुछ भी आपको इसमें नहीं समझने जैसा नहीं है। तो क्या है, पहले तो जीएस ही पढ़ना है। अब इसमें क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब एकदम क्लियर है। और इसके अंदर भी क्या पढ़ना है, फीचर्स पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, इकोनॉमिक इशू पढ़ना है, जनरल साइंस, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन। मतलब आप समझिए पेपर 2 का कंटेंट आपके पेपर 1 में भी आएगा। पेपर 2 का कंटेंट आपके पेपर 1 में भी लगभग 10 मार्क्स का यहाँ से सवाल आता है। तो आप समझ लीजिए, जो मैं आपको कह रहा हूं वो बात आप गांठ बांध लीजिए। जो पेपर 2 है उसकी तैयारी ही आपको करनी है। ये सीधा सा इसको एग्जाम को निकालने का एक तरीका है। तो चलिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, अब आपको पता है एंशिएंट इंडिया, यहां से कितने नंबर के सवाल आएंगे, 5 नंबर के। मेडाइवल से कितने आएंगे, 5 नंबर के। सीधा सीधा सिलेबस में मेंशन है ये बात। मॉडर्न से कितने आएंगे, 5 नंबर के। मतलब 15 नंबर का हिस्ट्री का सवाल आएगा, लगभग उतने ही ज्योग्राफी के, लगभग उतने ही इकोनॉमी के। इकोनॉमी में आपको क्या है कि आपको ये जो एनसीईआरटी के साथ साथ आपको बजट और सर्वे जो अभी आएगा फरवरी मार्च में, बजट सर्वे वो भी पढ़ना है, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन आया है, 1-2 महीना फॉर्म ही भरवाया जाएगा, उसके बाद एग्जाम होगा, क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो इस साल का जो बजट और सर्वे है वो आपको पढ़ना है। और इसके बाद आप देखिए जनरल साइंस। जनरल साइंस आपको पता है टेक्नोलॉजी, मतलब कि साइंस एंड टेक की तरफ जाना है। वो जनरल साइंस 6 to 12 वाला जो एनसीईआरटी है, 6 to 10 वाला माफ कीजिएगा। उसके अलावा आपको जो अभी करेंट इवेंट चलते हैं, करेंट इवेंट्स पे फोकस रखना है। करेंट इवेंट पे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन इकोनॉमी का। और उसमें आए दिन आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, अलग अलग तरीके का एमओयू साइन होता है देशों के साथ। तो उस तरह के करेंट अफेयर से जोड़ करके भी चीजों को देखना है। तो इसमें तो साधारण बातें हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये भी लगभग 10 मार्क्स का आता है ये करंट अफेयर। देखिए सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने बता दिया है कि यहाँ से 5 आएंगे, यहाँ से 10 आएंगे, यहाँ से 20 आएंगे। तो ये आपको क्या है, तैयारी को एक दिशा देने में हेल्प करता है। तीसरी बात, अब देखिए झारखंड स्पेसिफिक, इस पे तो हम लोग अभी पूरा डिस्कशन ही करेंगे। उसके बाद कह दिया जेपीएससी ने कि भैया मिसलेनियस नेचर, मतलब कि जो कहीं नहीं आता है वो कहाँ आता है, मिसलेनियस में आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिसने ये साधारण चीजें पढ़ी है जो कि आमतौर पर सभी छात्र पढ़ते हैं, कोई भी कमीशन की तैयारी करता हो किसी भी राज्य से, तो उसका ये पेपर 200 का बिल्कुल सटीक रहेगा। इसमें आप बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते अच्छे विद्यार्थियों से। कोई मान लीजिए कोई 130 लाता है तो आप 135 लाएंगे, 140 लाएंगे।
लेकिन जो आपको एज देगा, एज देने वाला जो आपका कंटेंट बनेगा वो आपका बनेगा जीएस पेपर 2, क्योंकि ये क्या है, झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक है और 200 मार्क्स का है, और यहां आपको लगभग 150 का 150 प्लस का टारगेट रखना है। अगर आप पिछला कट ऑफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ 150 टू 170 लाते हैं, अपनी अपनी कैटेगरी से आप माइनस कर सकते हैं, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल ही सुनिश्चित हो जाएगा। और आप ये समझ लीजिए कि आपने अगर पीटी निकाल लिया तो मेंस में आप क्वालिफाई भी करते हैं तो एसडीएम और डीएसपी बनने की संभावना 90% बनी रहती है। इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, अभी आपने देखा पीछे क्या था, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, मतलब वहां भी 10 नंबर के सवाल आएंगे और यहां भी कुछ सवाल आएंगे, मतलब क्या है, झारखंड को पढ़ेंगे तो वो दोनों पोर्शन दोनों जगह कंप्लीट होगा। झारखंड मूवमेंट, ये हिस्ट्री ऑफ झारखंड का ही क्या है, जो आजादी के बाद तक 2000 में जो झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, उस समय तक के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, किन किन नेताओं का योगदान रहा, किस किस पार्टी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, कौन से इसमें नेता अग्रणी भूमिका में रहे, ये सब बातें आप समझेंगे। ये हिस्ट्री का ही क्या है, हिस्ट्री का ही एक्सटेंशन है। अगला क्या, स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड, झारखंड को अन्य तरीके से कैसे जाना जाता है, क्या झारखंड को अलग करता है बाकी के हमारे 27 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से, उसके बारे में जानना है। तो आपको पता है, एक तो यहाँ की ट्राइब्स, एक यहाँ के ट्राइब से क्या है, ट्राइब एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। ट्राइब का एक अपना कल्चर होता है, एक अपनी आइडेंटिटी होती है, एक उनका अपना फोक सॉन्ग होता है, एक अपना फोक म्यूजिक होता है, एक फोक टेल होता है। मतलब आपको स्पेसिफिक टॉपिक झारखंड का जिसमें ट्राइब्स के बारे में कुछ ज्यादा ही पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है। झारखंड लिटरेचर एंड लिटरेरी, तो आपको पता है झारखंड में कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, संथाली है, संथाली भाषा है, जैसे आपकी मुंडारी भाषा है, खोरठा भाषा है वहां की लोकल भाषा, उनसे जुड़े जुड़े क्या क्या साहित्यकार है, काफी आसान टॉपिक है। 50 लोगों का लिस्ट और उनके किताब का नाम आप लिखिए, यहां से 2-3 सवाल आपको मिल ही जाने हैं। तरीकाबद्ध अगर आप पढ़िएगा, सही गाइडेंस में पढ़िएगा, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। फिर झारखंड पीपल एंड लिटरेचर, अब देखिए ये वही चीज है, ऐसा थोड़ी कि वो लिटरेचर अलग, दोनों लिटरेचर सेम है और यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। वही जो मैं कह रहा था, डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, टूरिस्ट प्लेस, ट्राइबल कल्चर, मतलब ट्राइब्स पे पेपर 2 में जो आपको फोकस करना है, याद रखिएगा, ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफ झारखंड पे काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, उस पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। तो ट्राइब्स के बारे में, जिसमें मुख्य ट्राइब संथाल, मुंडा, उराव, हो, ये सब के बारे में जो आप राष्ट्रीय इतिहास में पढ़ते हैं, नेशनल हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, इनके विद्रोहों के बारे में, वहां उनके कल्चर के बारे में भी जानना है, वहां उनकी पॉलिटी के बारे में भी जानना है, वहां उनकी हिस्ट्री के बारे में भी जानना है, वहां उनके द्वारा फ्रीडम स्ट्रगल में किए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में भी जानना है। तो मतलब ट्राइब्स की आपको क्या जानना है, हिस्ट्री जानना है, किस ज्योग्राफिकल क्षेत्र में कौन से ट्राइब रहते हैं ये समझना है, उनका स्पेसिफिक कल्चर क्या है, कैसे मुंडा और हो अलग है, कैसे हो और उराव अलग है, आपको इनकी पॉलिटी, शासन व्यवस्था समझनी है। लगभग 10 नंबर के प्रश्न, 10 नहीं, माफ कीजिएगा, लगभग 14 नंबर के प्रश्न आपके क्या आते हैं, इनकी शासन व्यवस्था से ही आते हैं। तो ट्राइब्स पे आपको पढ़ना है। अगला जो है वो क्या है, झारखंड के मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे आप साधारणता जानते हैं, आईएसएम धनबाद हुआ, रांची का मेसरा हुआ, एक्सएलआरआई हुआ जमशेदपुर का मैनेजमेंट के लिए, इस तरह के उच्च संस्थान, कोल्हान विश्वविद्यालय है तो झारखंड के किस क्षेत्र में है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है तो किस क्षेत्र में है ना, कोयलांचल विश्वविद्यालय है तो किस क्षेत्र में है, इस तरह की बातें आपको जाननी है मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि झारखंड का जो हायर एजुकेशन है वो काफी ज्यादा उसका एक अपना वर्चस्व रहा है। झारखंड में स्पोर्ट्स के पर्सनालिटी, आर्चरी में दीपिका का नाम आपने सुना होगा, क्रिकेट में हमारे महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा, और आपने फिर सौरभ तिवारी जी का नाम सुना होगा। अन्य खेल में अभी जैसे अब जैसे ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक आप समझिए, करेंट अफेयर से ओरिएंटेड ज्यादा आता है। जैसे मान लीजिए अभी एशियन गेम्स हुए तो झारखंड के किस प्लेयर ने पदक जीता, कौन सा पदक जीता, मान लीजिए किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में है तो उस कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है, किसी राज्य किसी जिले से होंगे तो वो कौन सा जिला है, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में आपको जानना है। स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ कहाँ है, खेल गांव कहाँ बना, हजारीबाग में कौन सा स्टेडियम है, ये सब बातें आप लोगों को समझनी है। फिर यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लैंड रिलेटेड लॉ एक्ट, इसमें आप पढ़ते हैं छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट, संथाल परगना टीनेंसी एक्ट, पुनर्निर्वास नीति, है ना। तो ये सब चीजें जिसमें से मुख्यतः सीएनटी और एसपीटी से ही कम से कम आपके 10 नंबर के सवाल सीधे आते हैं।
मतलब ये आप समझिए कि सीएनटी और एसपीटी ही आप दो चीज पढ़िएगा, मुश्किल से 10 से 20 पन्ने का खेल है और आपके 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो काफी आसान है अगर लॉजिकली पढ़े, अन्यथा तो क्या है, एक नजर में देखने में काफी बड़ा लगता है। फिर झारखंड की इंडस्ट्री, अब आपको पता है झारखंड में क्या है, मिनरल है, लेकिन झारखंड क्या है, रिसोर्स के द्वारा ही क्रश है। रिसोर्स तो है वहां, मगर टेक्नोलॉजी उस स्तर पे विकसित नहीं है। तो क्या क्या रिसोर्सेस है, कहां से कोयला मिलता है, कोयला मिलता है तो किस प्रकार का मिलता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह क्या है, वो थोड़ा साइंस में चला गया। आयरन कहां से मिलता है, यूरेनियम कहां से मिलता है, मिलता है भी कि नहीं मिलता है, फिर ये सब आपको समझना है। फिर क्या है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। अब झारखंड है तो कहीं ना डिजास्टर तो हर जगह आते रहते हैं, तो आपको देखना है कि किस तरह से, अगर मान लीजिए जो भी वहां सूखा पड़ता है तो सूखे के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया, मान लीजिए कहीं किसी क्षेत्र में बाढ़ आया अल्पकालीन, तो उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाया। तो ये सब जो है आपका वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ज्यादा अच्छा से कवर हो पाता है, क्योंकि उसमें रीसेंट जो भी ट्रेंड में आई हुई उनकी नीतियां होती है सरकार की, इन सब चीजों से निपटने के लिए उसके बारे में डिस्कशन होता है। आखिरी आप देखें झारखंड मिसलेनियस, मिसलेनियस में भैया आपका करेंट अफेयर वगैरह, जो कि ऊपर भी था तो नीचे भी है, तो वो तो सेम हो गया। तो आपने जो समझा वो क्या समझा कि झारखंड में आपको क्या फोकस करना है, ट्राइब से रिलेटेड उनके लैंड लॉ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनका कल्चर, उनका पॉलिटी, और आपको क्या समझना है, और आपको थोड़ा सा इंडस्ट्री वगैरह जो भी आप सामान्यता पढ़ते हैं, आप किसी भी राज्य की तैयारी करते हैं तो आप वो चीज पढ़ते हैं। जैसे बिहार में तो मान लीजिए मिनरल की पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि मिनरल वहां यहाँ उतना पाया नहीं जाता है, मगर झारखंड में लगभग 40% मिनरल पाए जाते हैं, तो हमें वो सब भी पढ़ना होता है। तो साधारण है, देखने में भले ही बड़ा है, क्योंकि बाइफरकेट अच्छे से किया है कमीशन ने, तो ये बड़ा लगता है, मगर आप किसी सटीक गाइडलाइन के अंदर पढ़िएगा, सटीक चीजों को पढ़िएगा, सही कंटेंट को पढ़िएगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अच्छा करेंगे तो आप तो 170 भी ला सकते हैं, नहीं तो 150 प्लस तो आप बिल्कुल ही इसमें स्कोर कर सकते हैं। ऊपर आप स्कोर कर लीजिए 130 140, क्योंकि वो आसान है, वो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, वो आपका ट्रेडिशनल पढ़ाई है, और आराम से आप पीटी पास कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए, मेंस की तैयारी के लिए भी हम लोग आपका सहयोग करेंगे, और उसके बाद आप एसडीएम और डीएसपी का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गया मान लीजिए, लेकिन क्या मेंस इतना आसान है? तो बिल्कुल, अगर तरीके से पढ़ा जाए तो सब कुछ आसान ही होता है। फिर क्या है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, क्वालिफाइंग नेचर का, बस एग्जामिनर देखना चाहता है, कमीशन देखना चाहता है कि आपको एक सामान्य तौर पर अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान है कि नहीं है। तो वो तो काफी साधारण है, आप एक पेपर क्या होगा उसमें 50 का हिंदी आ जाएगा, 50 का इंग्लिश आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा ऐसे लिखना होता है, थोड़ा सा प्रेसी होता है, थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं उसे पैराग्राफ होता है, उससे क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज टाइप का। ये काफी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे है, ग्रामर का थोड़ा क्वेश्चन आ गया, पर्यायवाची, विलोम, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक दो साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लेंगे, आपका ये तैयारी हो जाएगा। ऐसे भी क्वालिफाइंग नेचर का है, 30-35% मार्क्स आपको इसमें स्कोर करने हैं। जहां से आपका नंबर जुड़ेगा वो क्या है, एक लैंग्वेज का पेपर, लैंग्वेज का पेपर। तो लैंग्वेज यहाँ झारखंड कमीशन ने दिया हुआ है कि आपको ये 15 लैंग्वेज में से ही लैंग्वेज चुनने हैं, उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, संथाली। देखिए आपका कोई स्पेशल लैंग्वेज पे कमांड है तब तो ठीक है, वरना साधारण तौर पे इंग्लिश और हिंदी तो सब कोई को आता ही। और याद रखिएगा इसका जो मार्क्स है वो क्या होगा, इसका मार्क्स जुड़ता है, ठीक है, ये मेरिट में काउंट होता है, ये मेरिट में क्या होता है जी, ये मेरिट में काउंट होता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, मेरिट में आपके काउंट होगा। तो हिंदी इंग्लिश में आपको कोई एक याद रखिएगा, ऊपर क्या है, हिंदी इंग्लिश मिक्स है, 50-50 क्वालिफाइंग जस्ट टू चेक वेदर यू आर प्रोफिशिएंट इन बोथ द लैंग्वेजेस और नॉट। ये क्या है, इसमें से आपको एक चुन लीजिए, आप इंग्लिश चुन सकते हैं, हिंदी चुन सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए किसी ने बंगाली ऑनर्स ही किया हुआ तो बंगाली ले ले, किसी ने मान लीजिए कोई वहां का लोकल है, उसने नागपुरी, मुंडारी, कुरुक्स यही भाषा वो जानता है तो वो ले सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में से सामान्य तौर पर मैं बता रहा हूं एक आम विद्यार्थी के लिए, तो हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चुन ले और उसे आराम से तैयार करे। हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू वगैरह आपको शेयर करते रहेंगे और आप भी पीवाईक्यू के माध्यम से इसका तैयारी कीजिएगा। सामान्य सिलेबस है तो आपको बिल्कुल इसमें अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। जहां से जीएस पेपर शुरू होता है वहां से हम देखें, वहां से हमारी भूमिका ज्यादा हो जाती है और यही वो जगह है जहां से आपका रिजल्ट बनने की संभावना है। अब देखिए पेपर 3 ये भी क्या है, अब तो पेपर 2 से लेकर के 6-7 तक जो है वो क्या है, सारे आपके मेरिट में जुड़ेंगे। पेपर 3 एंशिएंट पीरियड, मेडाइवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, हिस्ट्री ऑफ झारखंड। देखिए ये तीनों आप किसी भी कमीशन की तैयारी करते हैं तो आप सामान्यतः पढ़ते हैं, इसमें कोई बुराई वाली कोई इसमें स्पेशल बात नहीं है।
हिस्ट्री ऑफ झारखंड। तो अरे भैया आपने पीटी में तो पढ़ा ही ना, पीटी में तो आपने पेपर 1 में भी हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ा, पेपर 2 में भी हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ा, झारखंड का मूवमेंट भी पढ़ा, झारखंड के सेपरेशन का मूवमेंट पढ़ा, वही तो हिस्ट्री ऑफ झारखंड है। तो हिस्ट्री, ये क्या नाम है, हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी से क्या है, तो फिजिकल ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, बस एक ये नया चीज ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, उसकी क्लासेस लगेंगी, सब कुछ की क्लासेस लगेंगी और ज्योग्राफी ऑफ झारखंड आपका तैयार हो जाएगा। तो ये क्या है आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पहला पेपर, मतलब पेपर 2 जो है, मतलब सोशल साइंस का पहला पेपर, उसमें क्या है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सबसे अच्छी बात क्या है कमीशन की, कमीशन की सबसे अच्छी बात है कि मेंस में भी आपके एमसीक्यू आएंगे, मेंस में भी 40 नंबर का एमसीक्यू रहेगा, समझ गए, 40 नंबर का क्या आएगा इस पेपर से भी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के 20 नंबर के यहां से और 20 नंबर के लगभग यहां से क्या आएंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप बढ़िया से पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करते हैं तो आप समझिए कि मेंस का भी 20 to 30% आपका तैयार हो रहा है। कट ऑफ कितना जाता है, लगभग 550, और पूरे मेंस में लगभग 150 नंबर के क्या है, एमसीक्यू है सिर्फ। तो अगर आप उस 150 में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको मात्र कितना लाना होगा, 300 के आसपास, 400 के आसपास नंबर लाना है, लगभग 950 में 400, 50% के आसपास नंबर ला करके आप क्या बन सकते हैं, आप एसडीएम बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिलाकर के एक पेपर है, गौर से सुनेंगे। पेपर 3 क्या है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, है ना, और इसमें एमसीक्यू भी आएगा, मेंस तो आएगा ही लेकिन एमसीक्यू भी आएगा। तो पीटी के समय ही आप लगभग 25 to 30% तैयारी कर चुके होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पेपर 4, पेपर 4 में आपका पॉलिटी, लंबा चौड़ा लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन अगर इसे एक लाइन में देखना चाहें तो पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आएगा, है ना, गवर्नेंस के बारे में। क्या है जी, प्रियम्बल, यूनियन गवर्नमेंट, जुडिशियरी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, स्पेशल प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। कहने का अर्थ है कि आप किसी भी कमीशन की तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी की, चाहे बीपीएससी की, चाहे यूपीपीसीएस की, ये सिलेबस में तो आपको सब जगह ये आप तो पढ़ते ही हैं, ये क्या, ये साधारण है। और यहां से भी क्या आएगा, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, कुछ क्वेश्चन यहां से भी एमसीक्यू के रहेंगे, तो वो आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखिए सीधा सीधा दिया, मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस, बस ये 3 का नोट्स बनाना, 2 पेज में ये नोट्स बन जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं 1.5 से 2 पेज का ये नोट्स है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट आर इट्स स्कोप, उसका सिग्निफिकेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वेलफेयर को इंश्योर करना, लास्ट माइल तक पहुंचना, लास्ट पर्सन तक पहुंचना, इक्विलिटी, इक्विटेबल सोसाइटी का स्थापना करना, ये सब आपको समझना है। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र किस तरह से प्रशासन को चलाता है, राज्य किस तरह से प्रशासन को चलाती है, उसमें चीफ स्टेट सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, इनके सिग्निफिकेंस आपको याद रहेंगे, आप आंसर लिख करके आ जाएंगे। और यहां से तो एमसीक्यू के सवाल भी आने वाले हैं, समझ गए। फिर डिस्ट्रिक्ट, देखिए कुछ नहीं है, कितने आराम से दिया हुआ है, जैसे जिला प्रशासन, तो उसका उत्पत्ति क्या, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस का, कलेक्टर का क्या क्या रोल होता है, चेंज कैसे होता है कलेक्टर का रोल अलग अलग पर्सपेक्टिव में, उसका इंपैक्ट क्या होता है जुडिशियरी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट भी होता है एक जिले में और डीएम को भी कुछ मजिस्ट्रियल पावर होते हैं, तो उनके बीच के डिफरेंस क्या क्या है, उनके बीच के डिफरेंट एस्पेक्ट क्या क्या है, ये आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में पढ़ना है। काफी आसान चीजें हैं, देखने में ये डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन ये काफी आसान चीजें हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे बिल्कुल ही आप इसको बना करके आएंगे। उसी तरह पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विस कमीशन, यही जो जेपीएससी आप देख रहे हैं इसी के बारे में पढ़ना है, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, क्या क्या उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट में क्या क्या उसके घटक है, क्या क्या उसमें इंपैक्ट पड़ता है, क्या क्या उसके क्या है बिंदु है जिसपे ये ट्रेनिंग चलनी चाहिए, किस तरह से इंश्योर किया जाए कि सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट जो है वो डिक्टेटर ना बने बल्कि क्या बने, वेलफेयर को इंश्योर करने वाला एक एजेंट के तौर पे काम करे। फिर क्या ब्यूरोक्रेसी, उसके मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, तो मेरिट में आप जानते हैं कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप सब कोई प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकता मगर डीएम के पास जा सकता है। और डिमेरिट क्या है भैया, तो रेड टेपिज्म है ना, करप्शन, जनता तक नहीं पहुंचना, ये सब बातें। इसी तरह से क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिए ये पीटी में भी था आपके, ये आपके पीटी में भी था, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि पीटी की तैयारी में ही
मेंस की लगभग 30% तैयारी है, क्योंकि सिलेबस के चीजें भी सेम है और एमसीक्यू भी आने वाला है। फिर लोकपाल, लोकायुक्त, ह्यूमन राइट, ये सब क्या है, साधारण पॉलिटी की चीजें हैं। फिर चलिए, तो ये एक पेपर हुआ, इसमें भी एमसीक्यू। अब पेपर 5, ये क्या है, इकोनॉमी। इकोनॉमी इकोनॉमी ये क्या, अर्थव्यवस्था। तो साधारण चीजें, पहले तो एनसीईआरटी लेवल की चीजें हैं, जो एकदम एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया हुआ है जी। 12 वाले में जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी, एनएनपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी, डीडीपी, कांस्टेंट प्राइस पे क्या होता है, करेंट प्राइस पे क्या होता है, आपको ये सब पता है, आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। क्योंकि मैं तो इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं वो एक लेवल पे तो समझदार है ही। तो ये क्या, एकदम एनसीईआरटी। आप देखिए, डेमोग्राफिक फीचर, क्लास 12 का जो ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, उस पर डायरेक्ट दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करना आपको। एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, ग्रीन रेवोल्यूशन एनसीईआरटी में दिया है। व्हाइट रेवोल्यूशन साधारण चीज है। रेनबो रेवोल्यूशन, क्या क्या कौन से रेवोल्यूशन है, पिंक रेवोल्यूशन क्या है, ब्लैक रेवोल्यूशन क्या है, सिल्वर रेवोल्यूशन क्या है, क्या इससे इंपैक्ट पड़ा, किस तरह से एग्रीकल्चर डाइवर्सिफाई हो गया, किस तरह से फार्मर का इनकम बढ़ गया, किस तरह से जो सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय को दुगना करना, वहां तक इन रेवोल्यूशन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, किस तरह से बढ़ती आबादी को, पॉपुलेशन को कैटर किया जा सकता है, ये सब आप इस रेवोल्यूशन से समझेंगे। डब्ल्यूटीओ, अब क्या है कि विश्व स्तर पर व्यापार का संरक्षण कौन कर रहा है, संचालन कौन कर रहा है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है भैया। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, क्या क्या सरकार ने पॉलिसी लाई, कौन कौन से केंद्र सरकार द्वारा पॉलिसी आया। और मैंने आपको एक बात कहा, आप जब झारखंड सरकार का बजट और सर्वे पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि झारखंड सरकार ने कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के अपने राज्य में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो आपको इसमें क्या है, इस किताब में आपको, यहाँ आपको एनसीईआरटी प्लस इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट आपको पढ़ना है, समझे। और इकोनॉमिक सर्वे बजट किसका, तो केंद्र का भी, सेंटर का भी और झारखंड स्टेट का भी। फिस्कल पॉलिसी, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम, इंडियन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए कितने आराम से बताया हुआ, एक एक 1.5 पेज का सब में नोट्स बनेगा। मैक्सिमम कोई बड़ा टॉपिक है तो 2 पेज का नोट्स बनेगा, और एकदम आप इसको तरीके से तैयार कर सकते हैं। यहाँ से कुछ एमसीक्यू भी आएंगे और आप उसका अच्छे से उपयोग करके एक अच्छा स्कोर बहुत ही आराम से क्रिएट कर सकते हैं। फिर देखिए, अभी एक चलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू वगैरह का एक, ये हमेशा कहाँ रहता है, ये हमेशा आपके न्यूज में बना रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या सरकार स्टेप्स ले रही है, देखिए। तो मीनिंग क्या है, एचडीआई, जीडीआई, इंडियन एचडीआई प्रोग्रेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, यही ना कि डेमोग्राफी को किस तरह से यूज किया जाए, किस तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स है भारत के पास, जो 150 करोड़ की आबादी है, किस तरह से वो भारत की शक्ति बन सकती है। और उस शक्ति बनने के लिए जरूरी है कि उसके हेल्थ पे, उसकी स्किल पे, उसके एजुकेशन पे क्या किया जाए, अच्छे अच्छे कदम उठाए जाए, अच्छी अच्छी नीतियां बनाई जाए, वही सब पढ़ना है। फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है, किस तरह से उससे विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है, किस तरह से उसे आम जनमानस के हित में इस्तेमाल किया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा न्यूज में बना रहता है कि सरकार ने लाया है रिन्यूएबल एनर्जीज को लाने की नीति, हाइड्रोजन यूज करना है इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के लिए। इस तरह इकोनॉमी में भी सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या क्या यूज करना है। फिर डेवलपमेंट स्टेटस है, सीएसटी, मतलब आप समझ गए, कुछ भी नहीं है, क्या है, मतलब विकास किस तरह से होगा, डेवलपमेंट किस तरह से सुनिश्चित होगा, और वो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए जी, सस्टेनेबल होना चाहिए, है ना। सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल मतलब फ्यूचर के लोगों को ध्यान में रख करके, ये नहीं कि ओवर यूज करके खत्म कर दिया, आगे वाले के लिए कुछ बचे ही ना। तो उस तरह की बातें हैं। फिर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एनसीईआरटी का टॉपिक है। आप एक चीज गौर कर चुके होंगे, 60 to 70% सीधा सीधा जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, और आपको इसी पे फोकस करना है, इसी पे फोकस करना है। जो सिर्फ 30% पे फोकस करेगा वो ये 60 भी नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं दावा करता हूं जो ये 60-70% पे फोकस करेगा उस 30 से में से भी 20% पे वो कमांड बना लेगा, क्योंकि बेसिक्स नेवर चेंज, है ना। चलिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो आपको पता है 1991 में, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन साधारण बात है, क्या किया गया, बाहर के लोगों को भी ट्रेड के लिए आजादी दी गई, कुछ कानूनों के माध्यम से, लेजिस्लेशन के माध्यम से आजाद किया गया, कुछ इकोनॉमिक जो सैंक्शन थे उसे हटाया गया, ग्लोबलाइजेशन एकीकृत किया गया इस पूरे विश्व को। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनी को भी कि भैया आप भी ट्रेड कर सकते हैं, लाइसेंसिंग पॉलिसी हटाई गई।
इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। अब देखिए WTO दो जगह आ गया, टॉपिक वही रहता है, बेसिक्स कभी चेंज नहीं होता है। बैंकिंग सेक्टर, ऊपर भी बैंकिंग सेक्टर था, है ना। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्या इसके पॉजिटिव इंपैक्ट हुए? तो टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज हुआ जी, वर्किंग के हमारा क्या हुआ, हम लोगों को अलग अलग जगह काम मिला, MNC आया तो अनएम्प्लॉयमेंट हटा, अनएम्प्लॉयमेंट हटा तो गरीबी हटा, स्टेटस सुधरा, लिविंग स्टेटस सुधरा। निगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हुआ? तो ब्रेन ड्रेन हुआ, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया, ट्रेड यूनियंस खत्म हो गए जिससे मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया। इस तरह की बातें आपको समझना। एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुआ, किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन या जो भी अन्य अभी जैसे कि मान लीजिए सॉइल हेल्थ कार्ड, इस तरह के जो भी स्टेप्स लिए फार्मर को जो दिया जाता है, आपका फार्मर के कल्याण के लिए जो अमाउंट दिए जाते हैं प्रधानमंत्री कोष से, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ये सब बातें एग्रीकल्चर सेक्टर में। और फिर वही इंडस्ट्रियल में कि किस तरह से स्पेशल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, किस तरह से वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, किस तरह से आपका विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है PM गति शक्ति योजना के माध्यम से। मतलब आप समझिए NCERT का बेसिक प्लस 10% करेंट अफेयर और लिखने का प्रैक्टिस और सही गाइडेंस, बस उसके बाद JPSC में आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ये हुआ। अब थोड़ा सा झारखंड का जो है, झारखंड के इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या आपका चैलेंजेस है, तो ये मैं आपको सीधा बता रहा हूं। ये झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट से ही सारे सवाल आते हैं, ठीक है। सारे के सारे सवाल मुख्यतः वहीं से आपको मिलेंगी कि झारखंड सरकार ने कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, झारखंड सरकार ने ट्रेड में क्या किया, वो सब आपको करेंट ओरिएंटेड लिखना। और करेंट ओरिएंटेड और सही डेटा कहां से मिलता है सरकार का? इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। ये जो दो डॉक्यूमेंट है, सेंटर प्लस झारखंड स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, ये आपको करेंट, आपका समझिए कि 70% करेंट का आपका डेटा यहां से आपको लेना है, कहीं से भी कोई डेटा नहीं ले लेना है। जो सरकार का दस्तावेज है वहीं से डेटा लेना है। बाकी क्या, वही पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट। आप बताइए, क्या भारत में गरीबी का अलग कारण और झारखंड में अलग है? नहीं, एक ही तरह का है। क्या वहां बेरोजगारी का अलग कारण है, भारत में अलग है? नहीं। बेसिक्स कभी चेंज नहीं होता। हाँ, भारत सरकार ने कुछ नीतियां लाई हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए, झारखंड सरकार ने राज्य स्तर पर कुछ नीतियां लाई है, कुछ रोजगार मेला लगा दिया, तो कहां लगा ये बता देना है। उस रोजगार मेला में कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने आवेदन आए, कितने लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का ये कोर्स करवाया गया, कितने का स्किल डेवलपमेंट करवाया गया। तो ये सब डेटा आपको हमेशा इकोनॉमिक सर्वे और बजट में ही मिलते हैं। चलिए, फिर क्या, लैंड फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल इशू, ये आप PT से पढ़ते आ रहे हैं, ये इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए, ये सब हुआ। अब एक पेपर क्या है, जनरल साइंस का। यहां भी याद रखेंगे MCQ हर पेपर में है, तो MCQ को तो गलत नहीं ही करना है हमें PT पढ़ते समय। अब देखिए, बेसिक नॉलेज ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट लाइक MKS, CGS, SI यूनिट। अब आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इससे क्या ही मेंस का टॉप क्वेश्चन आएगा, ये हमेशा MCQ के लिए ही बना है। और ये क्या है, टोटल 6 to 10 का NCERT है। टॉपिक ऑन स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स। मतलब साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है ना। नासा का एग्जाम आपको नहीं देना है। साधारण NCERT को रीडिंग भी लगा के चले जाएंगे ना, तो 80% क्वेश्चन साधारण व्यक्ति सही करके आएगा। आपको वेट और मास के बीच में अंतर नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि साउंड क्या होता है और लाइट क्या होता है, कौन लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कौन लैटिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव है, सब आपको पता है। एक बार बस ब्रश अप करने की जरूरत है। और ये वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया। पहला जो फिजिकल साइंस 6 to 10 NCERT कुछ है ही नहीं। फिजिकल, उसमें भी सोलर सिस्टम। अब बताइए, सोलर सिस्टम में आपको नहीं पता कि कौन सा बड़ा प्लेनेट है, कौन सा छोटा प्लेनेट है, किस पे गैनीमेड किसका सैटेलाइट है अभी। और करंट अफेयर पढ़ेगा तो ये भी पता चल जाएगा कि मार्स मिशन पे किस देश ने क्या भेजा, कौन सा किस सूर्य के लिए क्या भेजा गया, आदित्य L1 भेजा गया तो उसमें कौन सा रॉकेट लगा था, क्या लगा था। करंट से जोड़ करके बहुत ही साधारण टॉपिक है। अगला लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में वही बायोलॉजी, ये क्या फिजिक्स पे ज्यादा ओरिएंटेड है इसका, है ना। और ये सेल स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, बचपन से हम लोग को पता है। उसी तरह की बातें, राइबोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग, मतलब इस तरह की चीजें। मतलब ये भी 6 to 10 NCERT एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए इस एग्जाम में होगा। अन्यथा तो आपने देखा इतना बड़ा सिलेबस है, आपको लगेगा रे। देखिए, मेंडल का सिद्धांत, मेंडल के सिद्धांत पे तो कहां नहीं क्वेश्चन आता है। कौन सा ऐसा PCS है जहां मेंडल के सिद्धांत पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन एवोल्यूशन, किस तरह से एप थे, एप से आपके निएंडरथल बने, निएंडरथल से होमो सेपियंस बनते हैं, इस तरह का जो क्रम बढ़ा ह्यूमन का, वो मतलब ये दोनों फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस
फिजिकल साइंस मतलब वो फिजिक्स को कहना चाह रहा है, और लाइफ साइंस मतलब वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बस बाइफर्केशन अच्छा किया गया है, तो बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये 6 to 10 पूरा एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, यहाँ से आपके अच्छे खासे मतलब अच्छे खासे क्या सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। हाँ, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर साइंस, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ झारखंड। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन आपको पता है, साइंटिस्ट जो होते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वो वातावरण जलवायु के आधार पर, मिट्टी के आधार पर एक क्षेत्र को अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांट देते हैं कि भैया नॉर्थ वेस्ट में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, साउथ ईस्ट में झारखंड में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, इस तरह सेंटर ऑफ झारखंड में XYZ तरह की मिट्टी पाई जाती है, यहाँ इस तरह के फसल उग सकते हैं, यहाँ अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो XYZ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, उस दिशा में करना है तो ABC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। ये सब बातें, रेनफॉल पैटर्न और अबायोटिक स्ट्रेस इन ईच जोन, मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन पे, एक एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन पे एक एक पन्ना का नोट्स आपको, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसी में आ जाएगा कि क्या मिट्टी है, क्या जलवायु, क्या फसल उगते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ड्रॉबैक है, कहाँ इरिगेशन की कमी हो रही है, कहाँ ओवर यूज हो रहा है पानियों का, कहाँ पानी कम करना है, कहाँ पानी ज्यादा पहुंचाना है, कहाँ पे आपको पोटेशियम का फर्टिलाइजर ज्यादा डालना है, कहाँ आपको यूरिया कम डालना है, वो सब बातें यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं है। नॉलेज ऑफ फूड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऑफ झारखंड, अंडरस्टैंडिंग द नीड बिहाइंड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, मतलब क्रॉप पैटर्न। क्रॉप पैटर्न तो एक साधारण टॉपिक है, क्रॉप पैटर्न आपको झारखंड का क्रॉप पैटर्न, बस ये क्या झारखंड स्पेसिफिक है ना, थोड़ा झारखंड का क्रॉप पैटर्न पढ़ना है। फिश फार्मिंग के लिए क्या क्या स्टेप लिया गया, अब आप ये बताइए, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे से बढ़िया कहीं मिल ही नहीं सकता कि पिछले 1 साल में सरकार ने क्या क्या कदम उठाया, उसका क्या क्या बेनिफिट हुआ। फिर भैया इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो किस तरह से रोड का ये किया गया, किस तरह से किसानों को खाद पहुंचाया गया, इरिगेशन के लिए टूल्स दिए गए, बिजली पहुंचाई गई, क्या क्या मतलब उन्हें सिखाया गया, ट्रेनिंग क्या क्या मिला, लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या क्या मिला, इंटरनेट के माध्यम से उनके क्लासेस किस तरह से, डीडी नेशनल पे आप जैसे देखते होंगे कि किस तरह से समझाया जाता है कि ऐसी मिट्टी में ऐसा खाद मिलाइए। तो झारखंड सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, वो सब कुछ आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट नामक दस्तावेज में उपलब्ध रहेंगे। अब इसमें लिखा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव साउंड नॉलेज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मेजर्स दैट आर अंडरटेकन टू इंप्रूव सॉइल हेल्थ। साधारण सी बात है कि सॉइल हेल्थ के लिए क्या क्या करना है, ये सब स्टेप्स सब एनसीईआरटी में ना 6ठे 8वें क्लास में सब एकदम दिया हुआ है, 5-5 पॉइंट, वही लिखना होता है एग्जाम में, और बस इकोनॉमिक सर्वे और बजट से उसे थोड़ा सा आपको क्या करना होता है, मैनिपुलेट करके लिखना होता है, एक दूसरे में मिला करके। इन्वायरमेंट साइंस, अब इन्वायरमेंट तो ऐसा मुद्दा है जो पूरे दुनिया ही परेशान है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल इन्वायरमेंट लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मतलब कि पोल्यूशन 4-5 तरह के मुख्य पोल्यूशन आप जानते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, ये सब का क्या इंपैक्ट होता है, और बचने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है। तो ये कदम कुछ केंद्र सरकार ने उठाया होगा, कुछ राज्य सरकार ने उठाया होगा, और दोनों जो इन्वायरमेंट वाला, आप कोई भी इकोनॉमिक सर्वे या बजट खोलिएगा तो उसमें एक एग्जीक्यूटिव समरी होता है, और उस एग्जीक्यूटिव समरी में जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसके बारे में मुख्य बातें लिखी होती है, उन्हीं मुख्य बातों का जो अध्ययन करता है वो मेंस में एकदम सटीक जवाब लिख के आता है, एकदम आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, अन्यथा आप किताबों को पलटते रह जाएंगे, कभी आपको सटीक जवाब इस चीजों का नहीं मिलेगा, समझ गए। फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है और इसको क्या क्या समस्याएं हैं, तो इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन, ओवर यूज ऑफ द लैंड, है ना, आदमी का उसमें प्रवेश कर जाना जबरदस्ती, वो क्या करता है, परेशान करता है, इस तरह की साधारण चीजें। साइंस एंड टेक, तो इंडिया का पॉलिसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आपको ये भी पढ़ना है कि एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, सीएनबीटी, इस तरह की बातें कि दुनिया में किस तरह से न्यूक्लियर से जो खतरा है उसे समझना है, मगर न्यूक्लियर का अपना एक इस्तेमाल है, उसके मेरिट, उसकी डिमेरिट, एनपीटी, भारत क्यों एनपीटी का मेंबर नहीं है, हो जाएगा तो क्या फायदा होगा, नुकसान क्या होगा, ये सब बातों को लेकर के चलना है। फिर प्लान्स मेड बाय गवर्नमेंट टू मीट एनर्जी डिमांड, ये कहीं ना क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली ही बात है कि इन्वायरमेंट को किस तरह से सस्टेनेबली यूज किया जाए ताकि बढ़ती हुई आबादी, फ्यूचर ऑफ इंडिया का, फ्यूचर का जो एनर्जी डिमांड है उसे किस तरह से कैटर किया जाएगा, जिसमें आप सुनते हैं कि 2047 तक जीरो कार्बन कर देंगे, 2030 तक हाइड्रोजन ले आएंगे, हाइड्रोजन फ्यूल चलेगा, इथेनॉल मिलाना है, सामान्य बातें हैं, बस उसको तरीके से पढ़ने की जरूरत है। फिर गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, साइंस एंड टेक का मिसाइल प्रोग्राम के बारे में आपको जानना है एक पूरा, और थोड़ा सा स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करते हुए कि किस तरह से इसरो की स्थापना हुई,
किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से आदित्य L1 तक हम लोग आगे, किस तरह से साउथ पोल पे उतारे। तो जो इसरो की स्थापना 1969 में हुई उसे 2021-22 तक आपको ले आना है। नॉलेज ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट मतलब करेंट इवेंट, करेंट अफेयर वाली बातें। देखिए सिलेबस तो देखने में काफी बड़ा है, मगर इसे तरीके से तोड़ करके बताया गया इसलिए बड़ा लग रहा है। और अगर आप सही गाइडेंस में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और आपका इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी पढ़ने से लगभग 60 to 70% आपके बात वहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद आप इकोनॉमिक सर्वे बजट पढ़ते हैं तो 15 से 20% वहां पे, 60 to 80% वहां पे खत्म हो गया, बाकी बचा 20%। तो बाकी 20% जो बचा उसके लिए आपको करेंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और हमारे द्वारा बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपके लिए कोर्सेस लाई जाएंगी। आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। धन्यवाद।